इस समय मोदी बुरी तरह फंसे हैं। चुनाव यदि मध्यावधि कराएं तो और ना कराएं तो दोनों में कहीं ना कहीं स्थितियां उनके लिए गंभीर है और मुश्किलें भरी है। अगर आप हिंदू मुस्लिम की भावनाएं भड़काकर हिंदुओं को भावुक रूप से उनका शोषण करके और अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि बंगाल की अपनी अस्मिता को आधार बनाकर ममता बनर्जी उस भावुक कार्ड को क्यों नहीं खेल सकती। चंद्रबाबू नायडू ये चाहेंगे कि जब चुनाव होगा तो क्या वो 5 साल तक बीजेपी की मलाई खाने के बाद वो जो नकारात्मक वोट बीजेपी को मिलेगा वो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे, वो स्वीकार कर पाएंगे, वो इस स्थिति में होंगे। और नड्डा वो सज्जन हैं जो एक्सपायरी डेट की मेडिसिन की तरह बीजेपी की देह पर रिएक्ट कर रहे हैं। उनके एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन स्टेटमेंट ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कह दें कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। एक राज्यपाल है जो असंवैधानिक आचरण कर रहा है और राष्ट्रपति उसको नसीहत नहीं दे रहा है। ये मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अपनी पैठ बनाने के लिए एक तरह से राज्यपाल को अपने एजेंट की तरह व्यवहार कर रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नाम की जो दो बैसाखियां हैं इस केंद्र सरकार पर, उन पर भरोसा क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरे 5 वर्ष कर सकती है? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य अनुषांगिक संगठन, इन सभी का जो एजेंडा यदि कुछ है, एकमात्र एजेंडा है, तो वो हिंदुत्व, सनातन, हिंदू मुसलमान, ये जो इस एजेंडे पर पूरे 5 साल चला जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सियासत तो इसी के आसपास सिमटी हुई है। बीते लगभग 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र में सत्ता है, एनडीए की सरकार है। 2 टर्म के बाद ये तीसरा एक कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। और हम ये देख या पा रहे हैं बीते कुछ जो महीने हैं, इस जो वक्त निकल रहा है, जा रहा है, या जो आने वाला वक्त है, इन सबके क्या पीछे मकसद है, क्या कारण है, वो तो स्पष्ट दिखते ही है। लेकिन जो ये हिंदू मुसलमान है, इसकी रार, इसकी तकरार बहुत बहुत तेज होती चली जा रही है। क्यों हो रही है? हम ये देखते या पाते रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो इस जो मसले पर काम बहुत तेज गति से भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषांगिक संगठन करते हैं। हालांकि अभी बहुत नजदीक तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन हाँ, साल 2025 में बिहार एक राज्य है जहां विधानसभा का चुनाव होना है, और वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद बेहद अहम है। और चुनाव तो वैसे भी सारे अहम होते हैं। और फिर अगले वर्ष हम देखें 2026, तो साल 2026 में पश्चिम बंगाल सहित करीब 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां चुनाव होना है। लोकसभा का चुनाव यदि देखें जो 2024 में हुआ है, उस मान से तो 2029 में चुनाव है। लेकिन जो सब कुछ चल रहा है, जिस तरीके से ये जो हिंदू मुसलमान या जो एक ये सनातन, ये जो गति पकड़े हुए और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी या जो उसके अनुषांगिक संगठन जाल बिछा रहे हैं, तो पीछे है क्या आखिर? क्या चीजें हैं? अभी हमने देखा कि जो वक्फ संशोधन कानून बन चुका है 2025, उसे लेकर देश में क्या कुछ चला, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ जो आरंभिक एक रोक जैसी स्थिति दिखी है उसकी ओर से। अभी आने वाले वक्त में 5 मई को फिर उस पर सुनवाई है, चल रहा है पूरा का पूरा मामला। तो तमाम जो स्थिति हैं, तमाम जो हालात हैं, क्या कुछ इसके पीछे देखा जाए, कैसे इसको लिया जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर, मसलों पर बातचीत करने की चलेंगे। एक बहुत बहुत खास मेहमान जोड़ेंगे, पहले हम उन्हें। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश बादल जी। राजेश बादल जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा राजेश जी आपका। राजेश बादल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 4.5 दशक से ज्यादा का आपका जर्नलिज्म का सफर है और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में आपने काम किया। नई दुनिया से आपने अपने सफर की शुरुआत की, नवभारत टाइम्स में आपने लंबे वक्त तक सेवाएं दी। आप आज तक जैसे चैनल जो आज गोदी मीडिया कहलाने लगा है, और राज्यसभा टीवी को आपने एक बहुत नई पहचान और एक ऐसी पहचान दी जिसे बार बार याद किया जाता है। ऐसे राजेश बादल जी बहुत बहुत पुनः आपका स्वागत। और मैं शुरुआती टिप्पणी यही चाहूंगा कि जो कुछ अभी चल रहा है देश में, जिस तरीके से खासकर जो हिंसा की खबरें भी हैं, ये हिंदू मुसलमान से जुड़े, और एक कहीं ना कहीं इस वैमनस्यता जो नफरत है वो फैल रही है लगातार। पहली प्रतिक्रिया आपकी राजेश बादल साहब।
धन्यवाद संजीव, ये आपने ठीक कहा कि इन दिनों खास तौर पर कुछ वर्षों से जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो दरअसल उसके पीछे कारण सियासी है। और कारण सियासी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अपना वोट बैंक जो है, वो स्थायी तौर पर मुकम्मल और पुख्ता चाहती है। और उसको ये लगता है कि अगर उसके मतों में, वोट बैंक में मतदाताओं का जो प्रतिशत है, अगर उसमें हिंदू मुस्लिम के आधार पर उसने ये वोट बैंक अपना बनाया, तो कहीं ज्यादा सहूलियत उसको इसलिए होगी कि वो ये समझती है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी समझती है कि इस देश में मजहबी उन्माद फैलाकर सांप्रदायिक आधार पर मतदाता का जो विभाजन किया जा सकता है, उससे उनका जो वोट बैंक है वो स्थायी तौर पर पुख्ता हो जाएगा, क्योंकि वो फिर कांग्रेस के पास नहीं जाएगा। एक धारणा वो ये बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है और जो हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी के हैं। तो ऐसे का फायदा ये होता है संजीव, कि ऐसी स्थिति में अगर आपने हुकूमत में 10 साल रहते हुए कुछ ना किया हो, आपने बेरोजगारी नहीं हटाई हो, आपने महंगाई कम नहीं की हो, आपने भ्रष्टाचार कम नहीं किया हो, आपकी हुकूमतों ने कोई काम ना किया हो, तो उन सब सबकी तरफ से एक मतदाता, एक वोटर जो हिंदू है, वो ये सोचता है कि हमारी पार्टी ये काम करे चाहे ना करे, हमें वोट तो देना ही है। तो एक तरह से ये जो सांप्रदायिक विभाजन की जो स्थिति है, वो पार्टी फैलाने की कोशिश करती है, और ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, अच्छी नहीं है। जी संजीव। बिल्कुल। तो अभी मैं बात करूँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन हमें लगता है जमावट शुरू है। जैसे मैंने कहा और भी सूबे हैं, हम देख रहे हैं ध्रुवीकरण के अलावा बीजेपी आपने कहा ही कि बताने के लिए कुछ भी नहीं है केंद्र की सरकार के पास। जो मूल मुद्दे हैं, विषय हैं, चाहे महँगाई हो, बेरोज़गारी हो और भी मोर्चों पर जो विफलता है, उसे छुपाने के लिए आपके पास है और आपका जो वोट है, इसी के इर्द-गिर्द सिमटता रहता है। अभी हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं राजेश जी, वहाँ बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं और बहुत छोटे-छोटे घटना है, ठीक है। हिंसा किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। आपने मुर्शिदाबाद देखा, आपने मालदा देखा, लेकिन इससे बड़े-बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। वहां आप संज्ञान नहीं लेते, लेकिन यहां जब कुछ होता है, तो आप पूरी की पूरी पार्टी पिल पड़ती है और जो बयान आते हैं, हमने केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐसे बयान देखे जो उनके मुख से कम आप एक बहुत जिम्मेदार पद पे हैं। इसे कैसे देखा, कैसे लिया जाए राजेश जी? देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक प्रमुख जो राज्य का होता है, उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये असंवैधानिक आचरण करे। मैं जानबूझकर असंवैधानिक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि राज्यपाल कौन है? राज्यपाल केंद्र में बैठे हुए राष्ट्रपति का प्रादेशिक प्रतिनिधि है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो केंद्र में राष्ट्रपति बैठा हुआ है, इस देश का राष्ट्रपति है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है राज्यपाल। यानी जो राष्ट्रपति का एक अंश, जो रूप है, जो संविधान की शपथ लेकर काम करता है, वो राज्यपाल होता है। अब आप कहेंगे कि असंवैधानिक कैसा है? देखिए, मैं जब आपको याद दिलाऊं, आपको भी याद होगा, इतने वर्षों से आपने कवर किया है, विधानसभा में जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है, तो राज्यपाल क्या कहते हैं? राज्यपाल अपने अभिभाषण में यही बात कहते हैं कि मैं अपनी सरकार, मैं मेरी सरकार की तरफ से ये बात कर रहा हूं। यानी दल किसी के भी दल की सरकार हो, राज्यपाल दलीय राजनीति से ऊपर है, चाहे वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की वो सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। राज्यपाल अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं और अपने राज्य की उस सरकार के बारे में बात करते हैं। अब अगर कोई राज्यपाल अपनी उस सरकार के से रार ठान बैठे, कोई बैर मोल ले बैठे, तो इसका अर्थ यह है कि दो में से कोई एक आचरण जो है वो असंवैधानिक है। अब जो जिसको एक एक मतदाता ने चुना है, जो इस देश के लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो तो असंवैधानिक हो नहीं सकती, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रही है। लेकिन उनका जो बयान है
वो असंवैधानिक निश्चित रूप से है। अगर बंगाल का राज्यपाल जो है राज्य सरकार के मनाही के बाद भी जाता है, तो देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। राज्य का अपना लॉ एंड ऑर्डर होता है, राज्य की अपनी संवेदनशील स्थितियां होती हैं, राज्यपाल की सुरक्षा होती है, राज्यपाल को लेकर के बहुत सारे मसले होते हैं, जहां किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता राज्यपाल से कि वो जो राज्य सरकार कह रही है उसके उलट ये व्यवहार करेगा। लेकिन आपको याद होगा कि इन दिनों जो माननीय उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, ये भी जब बंगाल में थे तो ममता बनर्जी को तंग करने के लिए उन्होंने आउट ऑफ द वे जा करके उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो यहां तक मैं ये मेरी धारणा है और मैं इस तरह की धारणा रखने की आजादी मुझे मेरा संविधान देता है कि उन्होंने बिलो द बेल्ट अटैक किया। बिल्कुल बिल्कुल। धनखड़ जी अपने तीखे और ऊटपटांग बयानों के लिए कुख्यात हैं, जी भले ही वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, लेकिन उन्हें अब 2 दिन से वो जो मोर्चा खोले बैठे हुए हैं, इसका अर्थ ये है कि उनको उनकी चाबी कहीं से भरी जा रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन दिनों जिस तरह से राज्यपालों को नसीहत दे रहा है, वो इसीलिए तो नसीहत दे रहा है कि राज्यपाल के पद पर बैठे हुए संवैधानिक आचरण नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलेगा? और वो कहते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, संसद सर्वोच्च होती है। अरे भाई, लोकतंत्र में सभी सर्वोच्च होते हैं। लोकतंत्र में जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें संसद भी सर्वोच्च है, राष्ट्रपति भी सर्वोच्च है और सर्वोच्च न्यायालय भी सर्वोच्च है और कार्यपालिका और विधायिका भी सर्वोच्च है। तो ये सभी सर्वोच्च हैं, लेकिन ये सर्वोच्च तब होते हैं जब आप उनका आदर करते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ आप जस्टिस साहब। बताइए ना। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है ना कि श्रीमान राष्ट्रपति जी, आप इस संविधान की शपथ का पालन करेंगे। ठीक रेसिप्रोकल है। राष्ट्रपति भी मुख्य चीफ मिनिस्टर सीजेआई को शपथ दिलाता है कि श्रीमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी, आप इस संविधान से बंधे हुए हैं। तो अगर दोनों संविधान से बंधे हुए हैं तो इसका अर्थ यह है कि राज्यपालों को नसीहत देने का अधिकार, और ऐसा नहीं है संजीव। हमने पिछले 50 वर्षों की पत्रकारिता में मैंने देखा है कि ये जो कई बार राज्यपालों ने जो आचरण किया है, राष्ट्रपतियों ने भी कुछ आचरण किया है और केंद्र सरकार ने जो आचरण किया है, मतलब कहानी वहीं आके ठहरती है कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यपाल अगर अपनी सरकार के सुझाव को, परामर्श को नहीं मानता, तो फिर असंवैधानिक आचरण सरकार का तो नहीं हो सकता। समूची सरकार असंवैधानिक हो गई क्या? एक राज्यपाल है जो असंवैधानिक आचरण कर रहा है और राष्ट्रपति उसको नसीहत नहीं दे रहा है। ये मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं बहुत गंभीर है और भारत के इतिहास में कई बार ऐसी स्थितियां बनी हैं जब राज्यपालों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नसीहत दी है और उन्होंने माना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नसीहत दी है और केंद्र सरकार को कई बार झुकना पड़ा है। झुकना पड़ा शब्द के मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अब केंद्र सरकार तो संसद के बहुमत के आधार पर चल रही है। आप क्या कहेंगे कि केंद्र सरकार भी संसद से बड़ी है? मतलब कहने का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर न्यायिक मुद्दे पर अपनी गरिमा बनाए रखते हुए संवैधानिक आचरण करता है तो राज्यपाल को ध्यान रखना चाहिए। हमने जगदीप धनखड़ का उदाहरण देखा है ना, जब वो बंगाल के राज्यपाल थे। इनफैक्ट ममता बनर्जी से रार ठान के बैठे थे और कैसा कैसा आचरण और कैसे कैसे बयान वो नहीं करते थे। ये तो अजीब सी बात है ना। और देखिए क्या संयोग है ये कि जिन राज्यों में भारतीय जनता सरकारें नहीं हैं, उन राज्यों के ही राज्यपाल अपनी सरकारों के खिलाफ इतने आक्रामक हैं। सवाल यही है, सवाल यही है ना? सवाल बहुत बड़ा सवाल है ये। भारतीय गुजरात का राज्यपाल क्यों असंवैधानिक नहीं होता भाई? मध्य प्रदेश का राज्यपाल क्यों अपनी सरकार से गुस्सा नहीं करता भाई? महाराष्ट्र का राज्यपाल क्यों नहीं करता? राजस्थान का राज्यपाल क्यों नहीं करता? छत्तीसगढ़ का राज्यपाल क्यों नहीं करता? सिर्फ उन्हीं राज्यों में, क्योंकि ये सारा मामला सियासी है और भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अपनी पैठ बनाने के लिए एक तरह से राज्यपाल को अपने एजेंट की तरह व्यवहार कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
सर आपने कहा, आपने पश्चिम बंगाल की बात कही, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जैसे सीबी आनंद जी जो वहां अभी इस समय आनंद बोस साहब गवर्नर हैं, हमने देखा, आपने कहा भी, उल्लेख भी किया, ममता बनर्जी स्पष्ट मना कर रही थी कि मत जाइए, स्थिति वहां नहीं है। हम एक चीज देखते हैं कि जब जल रहा होता है मणिपुर, लगातार जलता है, कोई वहां राज्यपाल जाते हैं ना, राष्ट्रपति महोदया जाने की जहमत करती है, प्रधानमंत्री जी नहीं जाते, बहुत सारे सवाल उठते हैं, और देश में बहुत सारी जगह, कई जगह इससे बड़ी बड़ी हिंसा की घटना हुई, वहां आप नहीं संज्ञान लेते, और यहां चले जाना, साथ में कहीं ये संकेत देना कि संविधान की जो है स्थितियों में सब कुछ है। खुला उनसे पूछा था, जब आज वो निकले हैं, अभी हम जब बात कर रहे हैं इस वक्त, वो दोनों जगहों के लिए यात्रा पे निकल चुके, ट्रेन से गए, मना किया था वहां की मुख्यमंत्री ने। तो क्या हम ऐसा देख या पा सकते हैं कि कुछ आहट है कि ममता बनर्जी हाथों में तो नहीं आ पानी, बहुत कोशिश कर ली भारतीय जनता पार्टी ने, तो मानकर चलें कि क्या राष्ट्रपति शासन जैसा कुछ एक कार्ड खेला जा सकता है वहां पर, जिस तरीके से फ्रेमिंग हो रहा है? टिप्पणी आपकी। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव का जो राष्ट्रपति शासन का जो कार्ड आप कह रहे हैं, बेशक खेला जा सकता है। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट भेज दें, वो रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जाए, कैबिनेट उस पर विचार करे और राष्ट्र बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार भंग करने की सिफारिश कर दे, राष्ट्रपति उस पे हस्ताक्षर कर दें। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? इससे तो आप बंगाल के मतदाता का चरित्र और स्वभाव और मिजाज समझना पड़ेगा। बंगाल का मतदाता आज से नहीं, आजादी के समय से, आजादी का आंदोलन सबसे ज्यादा अगर बंगाल को अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बंगाल का जो आम आदमी है वो ऐसे मामलों में बेहद संवेदनशील और भावुक होता है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, चुनाव आयोग अगर पार्टी बन जाए तो अलग बात है। चुनाव आयोग को मैं कभी कुछ नहीं कह सकता। चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है इन दोनों, जो चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो मेरा चुनाव आयोग के नाम की संस्था पर तो सवाल लगा है, लेकिन बंगाल का मतदाता उलट व्यवहार कर सकता है, तो क्या ये जोखिम उठा सकते हैं? अगर आप हिंदू मुस्लिम की भावनाएं भड़काकर, हिंदुओं को भावुक रूप से उनका शोषण करके और अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि बंगाल की अपनी अस्मिता को आधार बनाकर ममता बनर्जी उस भावुक कार्ड को क्यों नहीं खेल सकती? भाई गिरा दीजिए आप ममता बनर्जी की सरकार, गिरा दीजिए आप तेलंगाना में सरकार, गिरा दीजिए आप कर्नाटक में सरकार, गिरा दीजिए आप तमिलनाडु में सरकार, जहां आपकी सरकारें नहीं है। तो क्या हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है? और मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे में ये बहुत बड़ा दांव खेलेंगे अगर ये ऐसा करते हैं तो। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा ख्याल है कि ममता बनर्जी पर दबाव बनाने की कोशिश है, और इसके अलावा कोई दूसरा अभी फिलहाल ये उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनको मध्यावधि चुनाव कराना है और मध्यावधि चुनाव अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले मोदी जी कराएंगे, ताकि और 4 साल, 3.5 साल पूरे हो जाएं, 4 साल पूरे हो जाएं, तब ये कराएंगे, ताकि और उनको फिर 5 साल मिल जाएं। ऐसा ये सोच रहे हैं, जैसा कि 1977 में इंदिरा गांधी सोचती थी। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनको कहा था कि श्रीमान आप, इंदिरा जी आपकी तो सरकार अब आ रही है, तो 82 तक आप सत्ता में आ सकती थी, लेकिन 77 में वो हार गई। तो ये अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव कराना है और उस नाते प्रतिपक्षी सरकारें जहां पर हैं उन प्रदेशों में दबाव बना के रखा जाए, माहौल बनाया जाए, तो एक अलग बात है, मगर मुझे नहीं लगता कि इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, नीरज जी आपने जो कहा बिल्कुल इसी ये सवाल मैं करने वाला था। देखिए हम देख रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें हो रही है, उत्तर प्रदेश तो एजेंडा ही वही है, योगी कर ही सब कुछ, वो उनको तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनना था और उस तरफ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वहां हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, आपने कहा पश्चिम बंगाल में 42 सीटें दिख रहा है, महाराष्ट्र में 48 सीटें, वहां ये सब चल रहा है। और इन सारी जगहों पर अगर हम इनका आंकड़ा देखें तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ 12 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, महाराष्ट्र में केवल 10 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उत्तर प्रदेश में 33 ही बची हुई हैं। तो जो आप मध्यावधि का कहीं करते हैं, तो ये जो, और इसके साथ साथ और भी सूबे हैं और भी राज्य हैं, तो मानकर चला है कि ये जो सब कुछ बहुत तीव्र गति से हिंदू मुस्लिम या जो ये ध्रुवीकरण का प्रयास हो रहा है, ये आहट ही है, होने जाना है, कुछ बहुत शीघ्रता से आपको दिखता है, साल 2 साल में हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ इसके लिए सारा फ्रेमिंग चल रहा है, ऐसा देखें माने? भाई, देखिए, आप अपनी पार्टी पर तो भरोसा कर सकते हैं, अपने मंत्रियों पर भरोसा कर सकते हैं, आप उन अपने पैरों पर भरोसा कर सकते हैं जो आपको दौड़ाते हैं, जो आपको चलाते हैं। लेकिन जो पैर आपके नहीं हैं, जो कृत्रिम पैर हैं,
उन पर भरोसा आप कैसे कर सकते हैं? मेरा आशय बैसाखियों की तरफ है। बिल्कुल। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नाम की जो 2 बैसाखियां हैं इस केंद्र सरकार पर, उन पर भरोसा क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 वर्ष कर सकती है? तो मेरा उत्तर है जनाब कि वो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी हम जानते हैं और नीतीश कुमार को भी हम जानते हैं। तो अगर उनको आज नहीं तो कल किसी भी दिन कभी भी वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। और समर्थन जिस दिन वापस लेंगे तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई 2, 4, 10 सांसद खरीदने हों। अब भारतीय जनता पार्टी को इतने सांसद चाहिए कि तुरंत सांसदों की मंडी में आप खरीद नहीं पाएंगे। तो अगर नहीं खरीद पाएंगे आप, तो इसका अर्थ यह है कि फिर से एक बार चुनाव कराओ और अगर घल गई, लग गई तो बहुमत आ जाएगा। और इसलिए ये माहौल बनाया जा रहा है। आप देखिए कि शाह साहब भाग रहे हैं, दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, आप प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, सरकारें चुनावी फैसले ले रही हैं। जो बजट आए हैं जिन राज्यों के पिछले लोकसभा चुनाव के बाद, एक बार आप केवल बजट देख लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो अन्य राज्य हों, हरियाणा हो, तो वहां जो बजट आए हैं वो पूरी तरह से वो बजट हैं जो चुनाव के बाद पहले साल वाले बजट नहीं होते। वो चुनाव के जो चौथे साल वाले बजट हैं। चौथा साल का जो बजट होता है वो चुनावी बजट होता है। तो ये बजट जो आया है अभी पहले ना होकर के चौथे चौथे आए हैं। तो अगर आप समग्र दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कभी भी आप ये घोषणा उद्घोषणा आप सुन सकते हैं, ये ऐलान आप सुन सकते हैं कि अब मध्यावधि चुनाव होंगे। अब ये हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव के पीछे अब चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी की मिलीभगत हो जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी तो अपना राजनीतिक भविष्य देखना है ना भाई। चंद्रबाबू नायडू ये चाहेंगे कि जब चुनाव होगा तो क्या वो 5 साल तक बीजेपी की मलाई खाने के बाद वो जो नकारात्मक वोट बीजेपी को मिलेगा वो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे, वो स्वीकार कर पाएंगे, वो इस स्थिति में होंगे? मेरा ख्याल है नहीं होंगे। तो वो अलग पाला में जाएंगे और वो चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश की अस्मिता का सवाल उठाकर, नीतीश कुमार बिहार की अस्मिता का सवाल उठाकर अलग हो सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप ये समझ के चलिए कि मध्यावधि तो सुनिश्चित है, लेकिन और अगर नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी दुधारू मतलब ऐसी तलवार पर की नोक पर बैठी हुई है कि उसका नुकसान तो होना ही है अगर चुनाव कराए तो, और नहीं कराए तो। हाँ, चुनाव कराने में लाभ मिल सकता है, लेकिन चुनाव नहीं कराने पर और पूरे 5 साल करने पर तो नुकसान ही है। ये पक्का है। जी। ठीक। जी, जी। अच्छा राजेश जी, आपने देखा वक्फ पर जो कल हमने फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो देखा, एक एंटरिम जो ऑर्डर उसका कुछ दिखता है जिसमें राहत भी है। ये क्या नैतिक हार हुई सरकार की? बहुत दावे हुए थे, बड़े-बड़े दावे कि हमने तो 93,000 याचिकाओं को पढ़ा है। 93,27,000 याचिकाओं को हमने पढ़ लिया था, ऐसा रिजू जी ने दावा किया था। और आप जवाब नहीं दे पा रहे, फिर आपने 7 दिन का। तो जो कुछ दिख रहा है, क्या नैतिक हार हो गई है? ऐसा शुरुआती जो निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट से मान सकते हैं? तकलीफ दे रहा होगा वो भी? देखिए हमने पिछले वर्षों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो और केंद्र सरकार के जो मामले वहां लंबित रहे हैं, जिनमें केंद्र सरकार एक पक्षकार के रूप में रही है, हमने ये पाया है और देखा है कि केंद्र सरकार अपनी ओर से जो तर्क, अपनी ओर से जो संवैधानिक दलीलें, अपनी ओर से जो तर्क देती रही है, वो तर्क बहुत मतलब मैं अपनी तरफ से ये बात कह सकता हूँ कि वो गले नहीं उतरते कई बार। अनेक मामलों में ऐसा हमने देखा है। इस केंद्र सरकार के जो मुद्दे हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय चलो भई छोड़ो, चलो भाई छोड़ो वाले अंदाज में। लेकिन ये बात आपने ठीक कहा है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है, उसको हम कमतर नहीं आँक सकते। भले ही सीजेआई जल्दी ही जाने वाले हैं, अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं और वो चले जाएँगे, नए आएँगे, लेकिन वो निश्चित रूप से अब ऐसी भूमिका में हैं, जहाँ उनके लिए कोई ऐसा फैसला करना
या पीछे हटना उनकी छवि को लेकर के अ, बहुत ही क्या कहूँ कि अच्छा नहीं होगा। हमने बीते कुछ सीजेआई के उदाहरण देखे हैं कि जब वो जाने लगते हैं तो वो कुछ ऐसा फैसला करते हैं जिससे वो उसमें उनके आने वाले भविष्य के दिनों की का आहट और संकेत मिल जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे लगता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ही खराब बात है। जी। बिल्कुल। रमेश जी, एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि बीजेपी बहुत सारे अंतर्द्वंदों से भी जूझ रही है, जो बाहरी जो उन्हें चुनौतियाँ हैं, वो तो हैं ही, अलग-अलग मोर्चों पे। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, अध्यक्ष अपना तय नहीं कर पा रही है। क्या ये है? आप दावे खूब सारे और उलट स्थिति है। इस पे भी एक छोटी-सी टिप्पणी। देखिए, ये तो ताज्जुब की बात है कि जेपी नड्डा साहब को उनका कार्यकाल जनवरी 23 में पूरा हो गया था। नहीं पूरा होने पर हटाया गया, उनको एक्सटेंशन दिया गया। ये भी नहीं कहा गया कि हम आपको दोबारा कार्यकाल दे रहे हैं, कंप्लीट, वो नहीं दिया गया। फिर उनको कहा गया कि नहीं आप लोकसभा चुनाव तक बने रहिए। बीच में टोक रहा हूँ बीच में कि आप पे आरोप लगते हैं, आप संविधान की अनदेखी करते हैं, उसका माहौल उड़ाते हैं, बदलना चाहते हैं। आप अपनी पार्टी का संविधान को कहीं न कहीं धज्जियाँ उड़ाते हैं। आप कहते हैं एक पद एक व्यक्ति, वहाँ वो केंद्रीय मंत्री भी है। मतलब सब तरफ एक बड़ी घालमेल की सी स्थिति है। माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में टोका, आप करिएगा टिप्पणी। हाँ, मैंने कहा ना कि मतलब उनको दोबारा कार्यकाल नहीं दिया, आपने लोकसभा तक बढ़ा दिया। लोकसभा के बाद फिर कुछ दिन तक बढ़ा दिया। अब फिर भी नहीं आप चुनाव करा पा रहे हैं और नड्डा वो सज्जन हैं जो एक्सपायरी डेट की मेडिसिन की तरह बीजेपी की देह पर रिएक्ट कर रहे हैं। उनके एक-एक नहीं, दो-दो नहीं, तीन-तीन स्टेटमेंट ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कह दें कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पहला उन्होंने जो बिहार में कहा था कि इस देश से क्षेत्रीय पार्टियां अब समाप्त हो जाएंगी, प्रादेशिक पार्टियों का समय चला गया। ये उनका बयान है और अब उन्हीं 2 प्रादेशिक पार्टियों की बैसाखियों पर सरकार चल रही है। तो ये उनका बयान बड़ा खतरनाक था। दूसरा बयान उनका आरएसएस को लेकर के था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब आरएसएस की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इतना बड़ा अपमान तो अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं कर पाए, जो जितना जेपी नड्डा ने किया। तो दूसरा अपमान ये हुआ और तीसरा जब 100 सीटें कम आई हैं लगभग भारतीय जनता पार्टी के अपने अनुमान से 100 सीटों पर कांग्रेस बैठी हुई है। तो अगर आप अपने दम पर बहुमत इतना अच्छा आपने काम किया है तो आप अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ये जो 3 बातें हैं ऐसा अध्यक्ष और चौथा मैं और बता देता हूँ कि भाई साहब अभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा पाए हैं तो क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है वो ये कहता है कि जैसे फरवरी तक उनका चुनाव कराना था तो उनको 18 प्रदेशों के चुनाव करा लेने चाहिए थे। फरवरी जी। तक 12 प्रदेशों के ही चुनाव हुए हैं और जो प्रस्तावक वहां पे उनमें कम से कम ऐसे हों कि जो 6 राज्य ऐसे हों जो जहां पर वो सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हों और उन वहां राज्यों पे सारी काम हो चुके हों। लंबी कहानी है वो। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के संविधान के मुताबिक चुनाव अपनी प्रदेश इकाइयों के नहीं करा पाए, जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुनवा पाए, जो आरएसएस से डार ठान ले, जो अपनी पार्टी को अल्पमत में ले आए, जो पार्टी क्षेत्रीय दलों से के खिलाफ बयान दे, वो लोकतंत्र की समझ रखता है क्या? और फिर भी आप उसको बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गंभीर पेंच है और आरएसएस के साथ इनकी अभी बात बनी नहीं है क्योंकि आरएसएस का सुझाया हुआ नाम ये नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं और ना ये कभी करेंगे, चाहे भले ही अमित शाह को दोबारा अध्यक्ष बना दें। जी। बिल्कुल। राजी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। एक बड़ा ही एक ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि हमने देखा पश्चिम बंगाल में, जब सब कुछ हुआ इंसादों ने कहा योगी को भेज दीजिए। वहाँ केंद्रीय मंत्री ने कहा, वहाँ के नेताओं ने कहा। दूसरे और भी सूबों से आए कि यहाँ के लिए योगी बड़े मुफीद हैं, फिट हैं। इसे कैसे देखा जाए? ये क्या संकेत देता है? क्योंकि आप बड़ा पैनी निगाह भी रखते हैं और इसके बहुत सारे निहितार्थ भी। क्या निहितार्थ निकाले जाएँ? क्या आगे ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कुछ क्या इसको कैसे देखा जाए? कैसे लिया जाए? इस पे आपकी एक प्रतिक्रिया। मैं अभी देखिए हम लोग भविष्यवक्ता तो है नहीं संजीव भाई, हम लोग जर्नलिस्ट हैं और एक पत्रकारिता के नाते एक सियासी आकलन और अनुमान ही लगा सकते हैं। और निश्चित रूप से योगी की जो भूमिका है, वो और योगी का जो कद है, वही आप देखिए ना कि योगी ने मोदी के साथ मतभेद रहते हुए दूसरा चुनाव जीता। अपनी शर्तों पे जीता, अपने ढंग से जीता, अपने तरीके से जीता। और न केवल जीता, प्रधानमंत्री को भी जिताया।
क्योंकि प्रधानमंत्री बनारस से जो जीते हैं, वो इस बार उनकी जीत बहुत सम्मानजनक जीत नहीं है। तो अगर मोदी सरकार ना होती, मान लीजिए नीतीश कुमार की सरकार होती वहां पे, तो क्या मोदी जी को जीतना इतना आसान था? नहीं था। तो अब योगी का जो कद है, लेकिन आड़े उसमें आएगा इसलिए कि अब योगी मूलतः आरएसएस से नहीं है। तो योगी को कितना समर्थन अभी मिलेगा, ये कहना थोड़ा-सा, अभी मैं चाहता हूं कि इस पे थोड़ा और समय इंतजार करूं, लेकिन अभी इसमें वक्त है। ठीक, जी। ठीक। मैं 2-3 सवाल में खत्म करूँगा, छोटे-छोटे सवाल। एक तो ये नेशनल हेराल्ड हेराल्ड वाला मसला है, ये खुला है और चार्जशीट पेश हो गई। इसको लेकर बड़ी एक सियासत बहुत गर्म है और बहुत ऐसी चीज़ें निकली हैं, बिलो द बेल्ट की आपने बीच में एक बात की। अभी-अभी ये भी निकल आया है, अभी मैं देख रहा ताज़ा जो इसमें निकला है कि हिमाचल प्रदेश, झारखंड ये निकला है कि नेशनल हेराल्ड को कितने विज्ञापन दिए। राजेश जी, आप तो बहुत लंबा आपका अनुभव, मैं भी देखता आया हूँ, 4 दशक मुझे भी लगभग हो जाने वाले हैं, कि कैसे-कैसे उपकृत करती हैं सरकारें अपने-अपने जो चाहे मुखपत्र हों या अपने जो विचारधारा के हों, और कितनी बड़ी भी मध्य प्रदेश तो बहुत सारे उदाहरण है इसमें। ये किस तरह की राजनीति है ये? आप करिए राजनीति और देखिए देखें देखिए इसको कैसे। जी, संजीव भाई, आपने नेशनल हेराल्ड का उदाहरण दिया। कांग्रेस की सरकारें इस देश में 40-50 साल तो रहीं, जी, और वो चाहते, और उनकी पूरे देश भर में सत्ताएं थी, हुकूमतें थीं। अगर वो चाहते तो नेशनल हेराल्ड का भवन सोने का बना देते, वहां के एम्प्लॉइज को टाटा बिरला की तरह सुविधाएं देते, जो अपने एम्प्लॉइज को हम अदानी और अंबानी देते हैं, वो दे सकते थे। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया उन्होंने, और ट्रस्ट या जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड को जिस तरह से चलाया, तो वो चला नहीं पाए। लेकिन हमने उसी दौर में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जो पार्टी मुखपत्र था, या और भी जो पार्टी के जो समर्थन से चल रही पत्र पत्रिकाएं हैं, उनको कितना विज्ञापन मिलता है, कितना पैसा मिलता है, और उनकी स्थितियां क्या हैं। और आप देखिए कि अभी संघ का साढ़े, अगर मुझे ठीक याद है, आप बताइएगा, आप करेक्ट करिएगा, शायद 350 करोड़ का एक भवन 500 बना है। तो आप झंडा वालन की बात करते हैं, 500 करोड़ के हाँ लगभग की बात निकलती है उसमें, बना है जी, उसको। साढ़े उसी की तीन सौ करोड़ कहाँ से आया, किसने पैसा दिया? झंडा वालन की बात कर रहे हैं शायद, वहीं का? जी, झंडा वालन? जी, 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 जहाँ जी। ये नहीं, तो मैंने कहा ना कि 350 रजिस्टर्ड कंपनी थी, अकाउंट था, क्या मामला था, रजिस्टर्ड था, नहीं था, पैसा किसने दिया, कहाँ से 350 करोड़ आया, ये सब सारी चीजें क्यों इन पर नजर नहीं जाती? इस देश का नागरिक, लोकतंत्र का जो भरोसा रखने वाला नागरिक है, जो वोट करता है, उसको भी जानने का हक है कि एक सांस्कृतिक संगठन, हमने तो देखा है 50-50 साल तक चलते हैं और उनके पास 1 करोड़ का फंड नहीं होता। तो ये 350 करोड़ आए कहाँ से हैं? तो भाई साहब, ये कुल मिलाकर के सियासी मामला है, और सियासी मामले में आप फिर ये देखना चाहते हैं खतरा, भाई मोदी जी को खतरा किससे है? आप बताइए ना, कांग्रेस से खतरा नहीं है। कांग्रेस को तो उन्होंने जितना दुर्बल करना था कर दिया, हैं? शिकार करके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके सब कुछ उन्होंने कर लिया। लेकिन अब उनको असल खतरा तो गांधी परिवार से है, और गांधी परिवार के सिर्फ 2 चेहरे हैं, जो राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं। तो इन पे अभी भी भीड़ उमड़ती है, चाहे वो उत्तर भारत में जाएं, चाहे दक्षिण भारत में जाएं। तो आप देखिए कि इन लोगों के चरित्र हनन पर, इन लोगों के पे आरोप पर आरोप लगाकर इस तरह से कोशिश की जाती है, ताकि वो दोबारा अपना जनाधार मजबूत ना कर पाए। तो ये असुरक्षित भावना है, असुरक्षा की भावना है, और ये जो चीज है, वो मुझे लगता है यही हम देख रहे हैं व्यवहार में। जी। बिल्कुल, मैं अंतिम सवाल करूँगा राजेश जी, इसमें 2 चीज़ें। एक तो अभी जो वक़्त चल रहा है, जिस तरीके से बीजेपी या उनके अलायंस जो प्ले अप कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों में इंडिया ब्लॉक को किस तरीके से प्रस्तुत होना चाहिए? क्या उसकी तैयारी होनी चाहिए? एक चीज़, और जनता के लिए इसमें क्या कुछ छुपा हुआ है? क्योंकि देखिए, बार-बार हो रहा है कि अभी मुस्लिम्स को निशाने पे लिया गया, कल जैनीज़ हो जाएँगे, परसों उनका निकला है क्रिश्चियंस भी कहीं उनके निकले ही मुखपत्र में, तो तमाम है। तो ऐसे में दोनों के लिए क्या आप एक मशविरा या एक आपका क्या एक विश्लेषण या एक आपका क्या एक वो होगा, क्या कुछ तरीके से प्रस्तुत हो ताकि एक बराबरी से हो? आपने एक तो कह ही दिया कि चुनाव आयोग बहुत बड़ा रोड़ा है, उसको छोड़कर बाकी बात कर सकते हैं, उसके उस पर भरोसा नहीं वो क्या कुछ कर जाए, हमने देखा भी है। तो ऐसे संदर्भों में एक टिप्पणी इस पर भी आपकी। देखिए, अगर आप इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, उसका आशय अगर प्रतिपक्षी एकता से है आपका, तो मैं जी, ये कहूंगा कि प्रतिपक्षी एकता भारत की जो जिस धुरी पर चल रही है, उसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं,
और चुनाव होने तक कोई भी इंडिया ब्लॉक नाम की संस्था, प्रतिपक्ष की एकता नाम की संस्था संभव नहीं है, क्योंकि आप वैचारिक आधार छोड़ते हैं अपना अपना बहुत सारा वोट बैंक छोड़ेंगे। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि कांग्रेस है, उदाहरण के एक ही उदाहरण देता हूँ कि कांग्रेस है, अगर वो उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार वापस पाने की कोशिश करते हैं, तो क्या अखिलेश यादव को पसंद आएगा? क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी तो उसी कोख से निकली है, उनका जो वोट बैंक है वो तो कांग्रेस से निकला है। अगर आप कहें कि मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जिसने हक जमाया है वो तो कांग्रेस का वोट बैंक है, पंजाब में है तो वो कांग्रेस का वोट बैंक है। तो क्या अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में समझौता कर पाएंगे? ममता बनर्जी की पार्टी है, वो कांग्रेस की कोख से निकली है, तृणमूल कांग्रेस। क्या ममता बनर्जी चाहेंगे कि बंगाल में कांग्रेस के पांव मजबूत हों और उसके तृणमूल कांग्रेस का वोट बिखर के चला जाए? एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार क्या ये चाहेंगे कि उन्होंने जिस तरह से अपने अपने वोट बैंक को संभाल के रखा है, वो कांग्रेस के साथ तालमेल करें और कांग्रेस में वो वोट चला जाए? नहीं चाहेंगे। तो ये इंडिया ब्लॉक देखिए, चुनाव पूर्व प्रतिपक्ष की एकता पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। वोट ना बंटे, यही एक मकसद होता है। पर मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति में अभी वो स्थितियां आई हैं कि वैचारिक आधार पर सब अपने राजनीतिक हितों को कुर्बान कर सकते हैं। ये अभी तक स्थितियां नहीं बनी हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, चुनाव के बाद अलबत्ता ये हो सकता है कि भाई ठीक है, अब आपको इतने सांसद चाहिए तो हम आपको बिना शर्त सपोर्ट करते हैं, या फिर बोली लग जाए कि भाई मेरे इतने मंत्री बनाओ, ये पोर्टफोलियो दो, ये पोर्टफोलियो दो, तब हम आपको सपोर्ट करेंगे। तब तो हो सकता है, लेकिन चुनाव पूर्व किसी प्रतिपक्षी गठबंधन पर मुझे भरोसा नहीं है, और इसलिए मैं राहुल गांधी की बात पर यकीन करता हूं कि एकला चलो रे जो वाली बात है, भले ही देर में आपको कामयाबी मिले, लेकिन कांग्रेस को आपको मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस दूसरी पार्टियों की बैसाखियों पर चल नहीं सकती, उसको अपनी ही पैरों पर चलना पड़ेगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, आपने बहुत तफ़सील से राजेश जी सारी स्थितियों पर, चाहे वो पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, आपने स्पष्ट कर दिया है कि अगर राष्ट्रपति शासन जैसा कदम उठाते हैं, तो वो उल्टा पड़ जाएगा और इस समय मोदी बुरी तरह फँसे हैं। चुनाव यदि मध्यावधि कराएँ तो और ना कराएँ तो, दोनों में कहीं न कहीं स्थितियाँ उनके लिए गंभीर हैं और मुश्किलें भरी हैं। बहुत अच्छे एक विश्लेषण के लिए राजेश जी आपका हमारे लिए वक़्त निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आपका। धन्यवाद बहुत सर। तो ये थे राजेश बादल साहब, जिन्होंने बहुत सारा जो चल रहा है देश में, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो आ रहा है वक्त, जिस तरीके से बीजेपी प्ले अप कर रही है, उसकी तैयारी निश्चित तौर पर मध्यावधि को लेकर और बहुत मोर्चों पर फंसी है। अपना अध्यक्ष तक तय न कर पाना, यानी उसके अंतर्द्वंद कितने सारे हैं, ये भी स्पष्ट है और कई चालें उनको उल्टी पड़ी हैं। वक्फ को लेकर जो स्थिति है, उन्होंने स्पष्ट कर दी कि नैतिक हार तो दिखती ही दिखती है। तो कुल मिलाकर आपने सुना राजेश बादल जी को, क्या कुछ आपकी राय है? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।